हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज क्लासेस। मैं हूं एकलव्य और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। तो जो चैप्टर 1 है वो सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लेखन कला और शहरी जीवन। अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया का मतलब। So Mesopotamia is derived from two Greek words, mesos, which means middle, and potamos, meaning river. It was situated between the Euphrates and Tigris river. ये दो नाम याद रखें, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। हिंदी में है दजला और फरहात रिवर। एट दिस नाउ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। यानी कि मेसोपोटामिया दो ग्रीक शब्दों से बना है और मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटामोस का अर्थ होता है नदी, यानी ऐसा शहर जो नदी के बीचों बीच हो। और ये शहर दजला और फरहात नदी के बीच है, जो कि अब इराक गणराज्य का हिस्सा है, रिपब्लिक ऑफ इराक का हिस्सा है। So Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich literature, and its mathematics and astronomy. तो जो मेसोपोटामिया है वो अपने जो शहरी जीवन है और इसका विशाल समृद्ध साहित्य है, गणित और खगोल विद्या के लिए बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, जो कि हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास की शुरुआत में जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी शहरी इलाका था उसे सुमेर और अक्कद कहा जाता था, सुमेर एंड अक्कद। पर 200 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट यानी एक महत्वपूर्ण शहर बना, तब इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लेकिन 1100 ईस्वी के बाद से जब असीरियन लोग आए वहां पर और उन्होंने अपना साम्राज्य वहां बनाना शुरू किया, तब उस जगह को असीरिया के नाम से जाने लगा। तो अगर आपको रीड करना है तो आप वीडियो पॉज करके स्लाइड रीड कर सकते हैं। तब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे लैंग्वेजेस ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की भाषा। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड was Sumerian. It was gradually replaced by Akkadian around 2400 BCE when Akkadian speakers arrived. So, जो भूमि की पहली ज्ञात भाषा यानी जो नोन भाषा है, मतलब जो खोजकर्ताओं ने पाया, वो सुमेरियन थी और इसे धीरे धीरे अक्कदी भाषा द्वारा 2400 ईसा पूर्व के आसपास बदल दिया गया, जब अक्कादियन बोलने वाले लोग आ गए तो ये बदल गया, सुमेरियन से अक्कादियन हो गया। From 1400 BCE, Aramaic language entered. It was similar to the Hebrew language. After 1000 BCE, this became widely spoken and is still spoken today in some parts of Iraq. So 1400 ईसा पूर्व से अरमाइक भाषा ने प्रवेश किया। यह हिब्रू भाषा से समान थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो 1400 ईस्वी के बाद अरमाइक भाषा आई और ये भाषा हिब्रू से काफी मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये बिल्कुल कॉमन होगी, मतलब वहां पर सभी लोग अरमाइक भाषा का ही इस्तेमाल करने लगे और ये आज भी कुछ हिस्सों में बोला जाता है, जैसे इजराइल में आज भी हिब्रू भाषा का इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि क्या थी मेसोपोटामिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस। There are steppe grasslands, so animal husbandry is better means of livelihood than farming. So here agriculture, animal husbandry and trade are different means of livelihood. तो मेसोपोटामिया में जो घास के मैदान थे, तो वहाँ पे पशुपालन ज्यादा आसान था, अतः यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन थे। मतलब वहाँ पे फार्मिंग हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का पालना, ये जो साधन थे लोगों के कमाई के और डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड थे। अब देखते हैं नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामियन sheep and goats that grazed on the steppe, the northeastern plains, and the mountain slopes that is on tracks too high for river to flood and fertilize, produced meat, milk and wool in abundance. मतलब
आप सिंपल भाषा में समझे तो अब जब लोग जानवर पाल रहे हैं तो वो दूध के साथ साथ मांस और ऊन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती थी, क्योंकि वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री जो कि है, जानवरों का पालन बड़े स्तर पे होता था, तो वहाँ पे दूध, मीट, मांस और ऊन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पाद करते थे दूध और मांस और ऊन का। अब हम देखेंगे the rivers Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry loads of silt. When they flood or when their water is let out on the fields, fertile silt is deposited. So जो दो नदियां जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, दजला और फरहाद, ये नदियां जो उत्तरी पहाड़ों से निकलकर जो अपने साथ बहुत उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी, जिसे सिल्ट कहते हैं इंग्लिश में, और जब उन नदियों में बाढ़ आता था या जब इन नदियों को पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता था, तो जो उपजाऊ मिट्टी ये अपने साथ लाते थे वो आकर खेतों में जमा हो जाता था। तो इसका ये फायदा था कि किसानों को कुछ ऊपर से उपजाऊ खेत को बनाने के लिए डालने की जरूरत नहीं थी। बाढ़ का पानी जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाता था, उनसे ही उनका खेत काफी उपजाऊ हो जाता था। तो ये फायदा था दजला और फरहाद नदियों का। अब हम देखेंगे to the east, tributaries of Tigris provide route of communication into the mountains of Iran. पूर्व में फरहाद की सहायता नदियां ईरान के पहाड़ में संचार मार्ग प्रदान करती थी। यानी जो फरहाद नदी है, उनकी जो ट्रिब्यूटरी नदियां होती हैं, मतलब जो सहायक नदियां थी, वो इराक के पहाड़ों में जाती थी, तो उनसे ये मदद होता था कि लोग वहां से सामान का आदान प्रदान कर सकते थे। अब हम देखेंगे After the Euphrates has entered the desert, its water flow out into small channels. These channels flood their banks and the past function as irrigation canals. Wheat, barley, peas or lentils are mainly grown. तो जो फरहाद नदी है वो जब रेगिस्तानों में आती है तो उसकी कई धाराएं बटकर नहरों के जैसे सिंचाई का काम करती हैं, जिसकी वजह से रेगिस्तान में भी खेती की जाती थी उस समय में, और गेहूं, जौ, मटर, दाल, ये सब मुख्य रूप से वहां पर उगाए जाते थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दो नदियां हैं, दजला, फरात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये काफी लाभदायक थी मेसोपोटामियन लोगों के लिए। The earliest cities in Mesopotamia dated back to the Bronze Age, 3000 BC. The people here used bronze to make tools. तो इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व कांस्य युग में प्रारंभ हो गया था। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांस्य का इस्तेमाल करते थे। तो जो मेसोपोटामिया में जो शहरों का निर्माण है वो 3000 ईसा पूर्व, यानी इस एज को हम कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। तो जब ब्रॉन्ज एज में निर्माण हुआ शहरों का, नगरों का, तो वहाँ के लोग भारी मात्रा में कांसे का इस्तेमाल करते थे अपने बर्तन, औजार और घर की काफी हाउस होल्ड चीजें बनाने के लिए वो कांसे का काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता था। तो आगे बढ़ते हैं। The head of a woman has been found in the Uruk city here, which is carved out of white marble, Varka head. यहाँ की उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफेद संगमरमर से तराशकर बनाया गया है, जिसे वर्का शीर्ष कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्का शीर्ष क्या है। अब हम देखते हैं वर्का हेड क्या है। This is a world famous piece of sculpture admired for the delicate modeling of the woman's mouth, chin, cheeks, and it was modeled in a hard stone that would have been imported from a distance. तो ये जो वर्का शीर्ष है यानी जो वर्का हेड है, ये वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में जो महिला है उसका मुंह, ठुड्डी और गाल, ये इनकी बहुत ही डेलिकेट यानी नाजुक बनावट है, जो कि उस समय में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तब के ज़माने में हमारे पास औजार नहीं थे, तो छेनी हथौड़े की बदौलत लोगों ने इतना अच्छा और इतना लाइफ लाइक मूर्ति बनाया, इसके लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और साथ ही में ये एक कठोर पत्थर संगमरमर पर बनाया गया है, जो कि इम्पोर्टेड है, मतलब देख के पता चलता है कि वो उस शहर का नहीं है, वो कहीं बाहर से मंगाया गया है, इसलिए यह एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है।
वर्काशियस, तो याद रखिए एग्जाम्स में आता है। अब हम देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, शहरों में माल की आवाजाही, कि शहरों में माल कैसे आते थे और शहरों से माल कैसे जाते थे। So however rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. Most parts of the south lacked stones for tools, seals and jewels. So मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा ही समृद्ध थे। समृद्ध क्यों थे? क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया वहाँ पर घास के मैदान थे और वहाँ पर खेती और जानवरों का पालन बहुत ही बड़े स्तर पे होता था, इसीलिए वहाँ पर खाद्य संसाधन की कमी नहीं थी। और आप अगर बुक में एक मैप है, वो मैंने अपने वीडियो में ऐड नहीं किया, गलती होगी, मुझे ऐड करना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए कि ऐसे दो रिवर गए हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, यानी दजला और फरहाद, और यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं। और आप जब देखेंगे कि जब यहाँ पर नदी बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाती है, तो मैप में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक बहुत ही ग्रीन ग्रासलैंड है, जो कि जहाँ पर खेती और वहाँ पे जानवर पालन होता था, इसलिए वहाँ पर खाने की कमी नहीं थी। आप एक बार मैप ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो समृद्ध क्यों थे और आप भूलेंगे नहीं। तो अब आगे देखते हैं, खाद्य संसाधन बहुत थे, लेकिन वहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव था, यानी कमी थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। तो संसाधन नहीं थे, तो वहाँ पर जो भी औजार वगैरह बनाने के लिए लोगों को काफी मुश्किलें आती थी। अब आगे देखते हैं, द वुड ऑफ इराकी डेट पाम एंड पोपलार वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स, कार्ट व्हील्स और बोट्स। देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल, वेसल और ऑर्नामेंट। तो जो इराकी खजूर और चिनार की जो लकड़ी थी, वो गाड़ी या गाड़ी के पहियों के लिए पर्याप्त नहीं थी, नाव के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि जो पोपलार और डेट पाम है, यानी इराकी खजूर और चिनार, ये क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ज़्यादा समय के लिए ये नहीं चलता है, खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर लोगों को गाड़ी के पहिए और नाव बनाने थे, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी की लकड़ी चाहिए थी, इसलिए वहाँ पर संसाधन की कमी लोगों को महसूस होने लगी। और साथ ही वहाँ पर कोई धातु नहीं था, और धातु तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि धातु से ही ज़्यादातर औजार और आभूषण बनते हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों को काफ़ी जो संसाधन है वहाँ लोगों को कमी महसूस होने लगी। आगे देखते हैं, द एंशिएंट मेसोपोटामियंस could have traded their abundant textile and agriculture produced for wool, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran across the Gulf. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ और जो भी है, ट्रेन की आवाज़ है क्योंकि मेरा घर ट्रेन के ही बगल में है, सो ट्रेन की आवाज़ को इग्नोर करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वहाँ पर टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर ज़्यादा क्यों था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जानवरों का पालन और खेती होता था। तो अगर जानवरों का पालन होता है, तो वहाँ से उनके बालों से कपड़े ज़्यादा मात्रा में बनते थे कंपेयर टू अदर सिटीज़, अदर शहरों की तुलना में वहाँ पर ये सब भारी मात्रा में थे। तो ऐसा माना गया है कि लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरानी अथवा खाड़ी पार के देशों से मांगते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। मतलब कि जो टर्की और ईरान से वो जो भी है सिल्वर, गोल्ड, शेल, वेरियस जो भी स्टोन्स हैं, वो गल्फ, जो कि पानी का बहाव था, जो कि क्योंकि वहां पर पानी से ही ट्रेडिंग ज्यादा होती थी, इसलिए वो पानी के रास्ते से उनसे ट्रेडिंग करते थे, उन्हें अपने कपड़े और खाना भेजते थे, और उनसे वो चांदी, तांबा और जो धातु जो उनके पास नहीं थे वो लिया करते थे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन वाज मेनली डन बाय वाटर बिकॉज इट वाज चीपर देन एनिमल। बोट्स और बार्जेस लोडेड विद सैक ऑफ ग्रेन्स आर प्रोपेल्ड बाय द करंट ऑफ वाटर। सो हम देखिए तो परिवहन का मुख्य रूप पानी था। पानी क्यों था? क्योंकि पानी सस्ता था। पानी सस्ता इसलिए था
लेकिन पानी रिस्की भी है, लेकिन लोगों ने पानी को प्रेफर इसलिए किया क्योंकि अगर हम जानवर इस्तेमाल करेंगे जो कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हम सामान की निगरानी करेंगे कि सामान कहीं गुम ना हो जाए। लेकिन अगर लोग जानवरों का इस्तेमाल करते तो जानवरों को खाना खिलाना पड़ता, और ऊपर से उस समय जंगल भी बहुत थे तो जानवरों की रक्षा करना और उसमें ज़्यादा पैसे लगते। लेकिन पानी का रास्ता वो बहुत सिंपल था। तो ये जो आप गल्फ देख रहे हैं, यानी जो पानी का जो बहाव है, लोग नाव में अपने सामान को लाद कर यहीं से छोड़ देते थे ताकि वो पानी के बहाव के साथ चला जाए और लोग वहां से अपना सामान को इकट्ठा कर लें। अनाज की बोरी, यहाँ लिखा, अनाज की बोरियों से लदी नावें या बजरे नदी की धारा से प्रेषित होकर जाती थी। मतलब वो वाटर की करंट में भरकर नाव को छोड़ देते थे और वो अपने से जहां उन्हें जाना था वो पानी के बहाव के साथ चले जाते थे। और द यूफ्रेट रिवर वॉज फेमस एज वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में बहुत आता है। जो फरहात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। ये एग्जाम्स में आता है, आता ही आता है, एक तो नंबर से क्वेश्चन में जरूर आता है, तो इसको याद कर लें, सिंपल है। जो यूफ्रेट रिवर वॉज फेमस फॉर वर्ल्ड वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड, हाईलाइट कर दूं मैं, जो है वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड था वो, और ये है विश्व रूप से प्रसिद्ध था। ठीक, इतना याद हो जाएगा। और अगर आपको पसंद आया मैंने जितना तक पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस डालने के लिए। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग यानी लेखन प्रणाली। A cuneiform or cuneiform symbol was used for sounding. It is not single consonant or vowel. तो ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। तो कीलाक्षर या कीलाकार क्या मतलब, जो ऐसे कील की तरह हो, कील की तरह नुकीले चिन्ह हो, उनका इस्तेमाल किया जाता था। और वहाँ एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। ये बात ध्यान रखनी कि जैसे कि हमारे तो व्यंजन या स्वर है, जैसे क ख ग घ है, यहाँ पे जैसे हम ए बी सी डी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर वो लोग किसी एक चीज के लिए एक सिंबल बनाते थे। जैसे बैल हो गया तो बैल के लिए ऐसा सिंबल बन गया, और अनाज मछली हो गया उसके लिए ऐसा सिंबल बन गया। तो वो क ख ग घ वो लिखते नहीं थे, वो सिंबल बनाते थे, वो भी किसी एक चीज के लिए। तो सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड है, देयर वर डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट साउंडिंग ड्यू टू व्हिच स्क्राइब हैड टू लर्न हंड्रेड्स ऑफ सिंबल। तो स्क्राइब मतलब होता है लिपिक, जो लोग लिखते हैं। वहां पर उस समय लिपिक लोग होते थे क्योंकि सारे लोग नहीं लिख पाते थे। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जैसे मैंने बताया सब, जैसे बैल हो गया, अनाज मछली हो गया, फिर संख्या नाव, इन सब के लिए अलग अलग सिंपल सिंबल थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर एक हम चीज के लिए एक सिंबल बनाएंगे तो हम तो सैकड़ों हजारों चीजें हैं दुनिया में, तो उनके लिए लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और ये काफी मुश्किल भरा काम था। सो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC, 3200 BC contained pictures like sign and numbers. These were about 5000 units of oxen, fish, bread loaves, etc. पली मेसोपोटामिया की पट्टियां जो 3200 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी, उनमें चित्र जैसे चिन्ह और अंक शामिल थे। बैलों, मछलियों, रोटी की रोटी आ गया है, गलत है, सिर्फ रोटियों होगा, सिर्फ सिर्फ यहाँ पर होगा रोटियों, क्योंकि रोटी की रोटियों को शब्द नहीं है। ब्रेड लोव्स यानी रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां थी। मतलब एक उन्हें लिस्ट मिला, लिस्ट जैसा होता है ना मार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे लिस्ट था। जैसे यहाँ बैल हो गए, फिर उसके सामने कुछ नंबर लिखा है, फिर यहाँ पे ब्रेड लोव्स यानी रोटी हो गया, या उसके लिए कोई नंबर था, मछली के लिए कोई नंबर था। तो उन्हें ऐसी पट्टियां मिली हैं जिन पर ये सब लिखा गया था। तो इससे बस एक ही चीज पता चलता है कि वहां पर लोगों ने लिखना कब शुरू किया, जब उन्हें हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए कि आप है और आपने अपने दोस्त को उस जमाने में एक बैल दे दिया, तो एक बैल का लिस्ट बना लिया, कुछ मछलियां दे दी तो कुछ लिस्ट बना लिया। इसलिए वहां पर लिखने की शुरुआत तब हुई जब लोगों को हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी। तो जैसा चौथा पॉइंट कहता है, राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन तब शुरू हुआ जब समाज को लेन देन का हिसाब रखने की जरूरत थी। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब आइए देखते हैं कि जो पट्टियां यानी जो टैबलेट्स थी वो बनती कैसे थी। तो ऐसा कुछ डायग्राम था, ये रियल डायग्राम से ऐसी पट्टियां हमें मेसोपोटामिया की खुदाई में से मिली है। तो ये बनता कैसे था? तो जो स्क्राइब लोग यानी जो लिपिक लोग थे, क्योंकि वही लिखने का काम करते थे, वो सबसे पहले एक गीली मिट्टी ले लेते थे और वो उसे इस बॉक्स के शेप में थपथपा कर, जब वो गीला था तो उसे ऐसे पैटिंग करके वो ऐसे चौको रूप देते थे। और फिर वो कुछ रीड होता है ना, रीड यानी जो सरकंडे होते हैं, धान वान के होते हैं, आप को पता होना चाहिए, पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो वो उसे ऐसे करके काट के बिल्कुल इंक जैसे होता है ना, इंक पेन, आई होप कि आपने यूज किया होगा इंक पेन, क्योंकि अब तो जमाना चला गया इंक पेन का। तो वो ऐसा बिल्कुल नुकीला बना लेते थे और उसकी मदद से वो ये जो पैटिंग करके टैबलेट जो बनाया है उन्होंने, जो पट्टी बनाई है, वो उस पर जब वो गीला ही रहता था तब उस पे वो जो भी है अपने सिंबल्स या जो भी है हिसाब किताब लिख देते थे। और लिखने के बाद वो उसे धूप में सुखा देते थे। और जब वो धूप में सूख जाता था तो वो बिल्कुल एक बर्तन होता है ना, कोई भी बर्तन जैसा, क्योंकि पहले मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, तो वो बिल्कुल वैसा ही एकदम टाइट हो जाता था कि उस पर अब कोई भी और ऊपर से ना लिख सके। तो ऐसा हो जाता था। और ऐसे जो टैबलेट्स हैं, ये मेसोपोटामिया में हजारों की संख्याओं में मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर एक टैबलेट पर एक हिसाब लिखकर जब वो सूख जाता था तो उसे रीयूज नहीं किया जा सकता था। और उस समय मिट्टी की तो कोई दिक्कत थी नहीं, इसीलिए लोग वहां पर एक अलग हिसाब एक अलग टैबलेट पे लिखते थे। तो मैंने बता दिया कैसे फॉर्मेशन होता है। और अगर आपको रीड करना है तो वीडियो पॉज करिए, और अगर आप हिंदी आपने लिया है तो हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में पढ़ लें, वरना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे चलिए। आगे बढ़ते हैं। बाय 2600 BC, writing was not only used for keeping records, but also for making dictionaries, giving legal validity to land transfers, narrating the deeds of king and announcing a change of king। तो 2600 ईसा पूर्व तक जो बस जो लेखन कला था उसका इस्तेमाल अब सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, लेकिन अब जब शब्दकोश के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। और भूमि हस्ताक्षरण के को कानूनी वैधता देने के लिए, जैसे हम होता है ना, किसी से जमीन लेते हैं तो वो हमें स्टैम्प पेपर देते हैं कि ये जमीन आपकी है, तो कुछ वैसा ही वो यूज होने लगा। लोग उस पर लिखकर एज अ स्टैम्प पेपर यूज करने लगे। और फिर राजाओं के कार्यों का वर्णन, जैसे कि किसी राजा है, जैसे होता है ना माइटी वॉरियर्स, उनकी कहानियां, तो एज अ स्टोरी बुक वो यूज होने लगा। और जैसे अगर कोई नियम में बदलाव आया, राजा कुछ घोषणा कर रहे हैं, तो वो सब भी जो है टैबलेट्स पट्टियों पर लिखकर आने लगा। तो अब आगे चलते हैं। सुमेरियन, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, was gradually replaced after 2400 BCE by अक्काडियन लैंग्वेज। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि सुमेरियन लैंग्वेज सबसे पहले बोली जाती थी, लेकिन 2400 ईसा पूर्व के बाद अक्कादियन भाषा बोलनी जाने लगी, क्योंकि अक्कादियन बोलने वाले लोग वहां पर आकर बसने लगे। चौथा पॉइंट, यूनिफॉर्म राइटिंग इन अक्कादियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज until the first century, that is for more than 2000 years। तो जो अब जो लिखावट थी तो पहले सुमेरियन भाषा में होती थी, लेकिन अब जब भाषा का परिवर्तन हुआ तो अब अक्कादियन भाषा में जो है यूनिफॉर्म राइटिंग, यानी जो लोग पट्टियों पर लिखते थे, वो अब अक्कादियन भाषा में होने लगा। और वो 2000 से ज्यादा साल तक के लिए हुआ। तो आप समझ लीजिए कि वो काफी ज्यादा क्या कहते हैं, काफी ज्यादा समय तक के लिए उस भाषा में लिखा गया। अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है बुक का लिटरेसी, साक्षरता। A very few Mesopotamian could read and write. Not only were there hundreds of signs to learn, many of these were complex। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो एक कोई एक स्पेशल वर्ड के लिए एक चिन्ह यूज करते थे, इसलिए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। और जैसा कि आप पहले स्लाइड में देख सकते थे कि वो बैल के लिए काफी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ डायग्राम बना हुआ था, तो काफी कॉम्प्लेक्स था, काफी हार्ड था। और इतने सारे चिन्ह बनाना था, इसलिए ज्यादातर लोग वहाँ पे पढ़ लिख नहीं पाते थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले था कि गांव के लोग नहीं पढ़ लिख पाते थे, क्योंकि एक तो स्कूल जाना, ऊपर से उनका मन भी नहीं लगता था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर था, इतने सारे सिंबल्स, इतने सारे चिन्ह थे और इतना मुश्किल था उन्हें बनाना, इसलिए ज्यादा लोग वहाँ पर पढ़े लिखे नहीं थे। If a king could read, he made sure that this was recorded in one of his boastful inscriptions। तो
अगर कोई एक राजा पढ़ सकता था तो वो ये जरूर सुनिश्चित किया जाता था कि प्रस्तुतिपूर्ण अभिलेखों के तथ्यों में इसका वर्णन हो। मतलब अगर कोई राजा पढ़ सकता था तो उस समय पढ़ लेना वो बहुत बड़ी उपाधि थी। तो अगर एक राजा ऐसा कर सकता था तो इसे जरूर लोगों को बताया जाता था, इसकी कहानियां लिखी जाती थी। हाँ, जैसे कि अगर कोई भी राजा है समझ लीजिए कि वो पढ़ सकता है, तो ताकि इससे एक लोगों पर इम्पैक्ट पड़े कि हाँ भाई ये राजा पढ़ा लिखा था, क्योंकि उस समय पढ़ाई समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे द यूजेस ऑफ राइटिंग, लेख का प्रयोग या लेखन का प्रयोग। The connection between city life, trade, and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about Enmerkar, one of the earliest ruler of Uruk. In Mesopotamian tradition, Uruk was city par excellence, often known simply as the city. तो जो शहरी जीवन में जो व्यापार है, मतलब जो शहरों में जो व्यापार होता था, उस व्यापार में लोग लेखन कैसे यूज करते थे और कैसे यूज करने लगे, लेखन कैसे आया शहरी जो व्यापार में हिसाब किताब के लिए, तो उसके बारे में जो एक राजा थे एनमेरकर, जो कि उरुक के कुछ शुरुआती राजाओं में से एक थे एनमेरकर। तो एनमेरकर के बारे में एक सुमेरियन में एक बहुत बड़ा महाकाव्य जो लिखा गया था, उसमें ये बात अच्छे रूप से बताई गई थी कि शहर में जो लोग व्यापार करते थे उसमें लिखने की परंपरा कैसे आई। महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है, उरुक एक बहुत खूबसूरत शहर था, इसे केवल शहर कहा जाता था। तो जो उरुक शहर था वो बहुत ही खूबसूरत था और लोग उसे सिर्फ उरुक कहकर ही, मतलब सिर्फ शहर कहकर ही बुलाते थे, उरुक नहीं, शहर कहा जाता था सिर्फ। तो वो कहानी कुछ ऐसी है कि जो एनमरकर राजा था उसे जो शहर का एक मंदिर है, मंदिर को सजाने के लिए उसे कुछ बहुत ही कीमती जो होता है ना पत्थर हो गए और कीमती धातु हो गए, उसे वो चाहिए थे मंदिर को सजाने के लिए। तो उसने अपना एक मैसेंजर भेजा। मैसेंजर मैसेंजर को हिंदी में दूत कहते हैं। दिल के अपने दूत को अराटा के प्रमुख के पास भेज दिया। तो उसने अपने जो मैसेंजर यानी दूत को अराटा एक और जगह थी वहां के चीफ यानी राजा के पास भेज दिया कि तुम जाओ और ये सारी चीजें लेकर आओ। तो वो दो जो मैसेंजर था यानी जो दूत था वो काफी बहुत होती है ना लंबे चौड़े रास्ते को तय करके गया। उस रास्ते में काफी पहाड़ थे और वो ऐसा दिया गया कि वहाँ 6 7 8 पहाड़ वो पार करके गया अराटा। और वहां के राजा से जब उसने जो अपना भी डिमांड था रखा कि हमें ये सब चाहिए ये सामान, तो राजा ने सिंपली मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दे सकता। तो फिर उस दूत को वापस से वहां उरुक जाना पड़ा और फिर वहां के राजा ने फिर कुछ धमकियां दी और कुछ लालच दिया कि जाओ तुम ये बातें कहकर आओ अराटा के राजा से, तब शायद हमें जो कीमती चीजें हैं मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अराटा के राजा समझ लीजिए कि वो बहुत ही खड़ूस टाइप के थे। वो बिल्कुल अटल थे अपनी बात पर कि नहीं हमें ये आपसे सौदा नहीं करना, मुझे अपने यहाँ का सामान आपको नहीं बेचना। तो फिर ऐसे ही बहुत बार हुआ। तो वो जो दूत था वो बार बार इधर से उधर जाते हुए, जैसे ये दो रास्ते थे इन दोनों के बीच में बहुत पहाड़ था, ये उरुक था और ये था अराटा। और इसके बीच में जो पहाड़ था तो वो उन सभी पहाड़ों को दूत पार करके जाता था। और नॉर्मल सी बात है कोई भी इंसान 6 7 पहाड़ पार करेगा तो वो चकरा तो जाएगा ही। तो वो दूत के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो जो मैसेज था उसने वो बार बार गड़बड़ कर रहा था उस मैसेज में, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम तो लिखने की परंपरा नहीं थी, ये लिखने की परंपरा से पहले की बात है। तो किसी भी चीज को याद रखना साथ ही साथ इतना मुश्किल रास्ता तय करके जाना काफी मुश्किल है। तो वो बार बार मैसेज को भूल जा रहा था और वो गलत मैसेज दे दे रहा था जाकर। तो एनमरकर ने क्या किया, एनमरकर ने गीली मिट्टी उठाई और उसे एक होता है ना जो पट्टी का शेप दिया, एक टैबलेट का शेप दिया और उससे उसने वो कीलाकर अक्षरों में जो भी मैसेज था उसने लिख दिया और अपने दूत को देकर अराटा के राजा के पास भेज दिया। तो जब अराटा के राजा ने उस मैसेज को देखा तो वो काफी चकित हो गया। चकित इसलिए हुआ क्योंकि उस समय लेखन प्रणाली नहीं थी, लोग उस समय लिखते नहीं थे, इसलिए वो बहुत ही चकित हो गया कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। और अगर आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये मैंने वो स्टोरी लिखी है लेकिन मैंने आपको बता दिया तो वो काफी अगर आपको समझ में आ गया तो। और फिर एक और चीज दिया गया है, दिस शुड नॉट बी टेकन एज लिटरल ट्रूथ, राइटिंग वाज सीन एज साइन ऑफ सुपीरियरिटी इन मेसोपोटामिया अर्बन कल्चर बट
it can be inferred that in Mesopotamia, understanding it was kingship that organized trade and writing. तो ये जो एनमरकर की कहानी थी वो थी तो आखिर एक महाकाव्य, एक कविता थी। और जैसा कि हम जानते हैं कविता में तो लोग बढ़ा चढ़ा कर लिखते ही हैं, तो इसे आप नॉर्मल सच हम नहीं मान सकते कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये लिटरल ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये माना ये जाता है, रिसर्चर ये मानते हैं, क्योंकि ज्यादा हमें सबूत भी नहीं मिले कि हम ये बात को गलत ठहरा सके। तो वो राजा ही थे जिन्होंने ये जो व्यापार में लिखने का काम राजा ने ही शुरू किया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड करते थे, अपना सामान बेचते थे, तो उन्हें एक हिसाब चाहिए होगा। इसलिए ये माना जाता है कि राजाओं ने ही लिखने की प्रणाली शुरू की। तो लास्ट लाइन भी मैंने बता दिया, आपको अगर पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, वरना आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे सिटीज एंड टेम्पल्स ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के शहर और मंदिर। So the earliest cities emerged from some of those settlements. These were of various kinds, those that gradually developed around temples, those that developed around center of trade and imperial cities. तो जो मेसोपोटामिया में शहर कैसे बने, जब जो छोटी छोटी बसावटें थी, यानी जब लोग धीरे धीरे आकर बसने लगे, और जब लोग धीरे धीरे आकर बसेंगे तभी तो शहर का जो होगा फॉर्मेशन होगा, शहर का निर्माण होगा। तो ऐसे ही जब छोटी छोटी बसावटें आई, जैसे जब लोग धीरे धीरे मंदिर के पास रहने लगे, मंदिर के चारों ओर उन्होंने घर बना लिया, और जो व्यापार के केंद्र थे, अब जो अगर जो व्यापार के केंद्र है तो जाहिर सी बात है व्यापारी लोग तो वहां रहेंगे ही, तो लोग ऐसे रहने लगे। और जो शाही शहर थे, तो ये सब मिलकर मेसोपोटामिया में शहर की शुरुआत की, इन सभी ने मिलकर शुरुआत की, मतलब ये जितने घर थे इन्हें फिर शहर कहा जाने लगा। एंड अब हम बढ़ते आगे। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। तो जो जो सबसे पुराने जो मंदिर जो मिले हैं वैज्ञानिकों को, खोजकर्ताओं को जो मिले हैं, वो कच्ची ईंटों से बने हुए एक छोटे से देवालय थे, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं छोटा था, लेकिन जो जो उसमें ईंट यूज हुए थे वो कच्चे थे, पकाए गए नहीं थे। Some of the early Mesopotamian temples were simple houses, those only difference being the outer wall of the temple which folded inward and outer at certain intervals. Ur, Moon and Inanna, goddess of love and war, were the main deities here. तो जो शुरुआती में जो मंदिर मिले हैं, जो मेसोपोटामिया में मंदिर मिले, वो नॉर्मल घर से अलग नहीं थे। नॉर्मल घर से अलग नहीं थे क्योंकि लोगों का ये मानना था कि मंदिर भी भगवान का घर है, तो उसे घर की तरह ही बनाना चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल घरों के जैसे थे। बस डिफरेंस क्या था, तो जो बाहर की दीवार थे उनपे कुछ ऐसे, ये ऐसे ना सांप की तरह कुछ सिंबल, ऐसे मतलब सिंबल नहीं, सांप की तरह दीवार बना था, मतलब वो अंदर बाहर की तरफ निकले हुए थे। आप समझ सकते हैं, मतलब इस पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा, लेकिन समझिए दीवार है और वो ऐसे अंदर बाहर की तरफ वो निकला हुआ था, बाहरी दीवार, और मुड़े होती थी। और उर यानी चंद्र और इनन्ना प्रेम व युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। तो उर और इनन्ना की पूजा होती थी, ये आप याद रख ले, एग्जाम में आ जाता है कि कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है। तो याद रख ले, उर यानी चांद की देवता, चंद्र के देवता, और इनन्ना प्रेम व युद्ध की, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। सम ऑफ द टेम्पल वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम, तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो नॉर्मल घरों जैसे ही मंदिर थे कुछ मंदिर, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि मंदिर भी भगवान का घर है, तो वो घर जैसा ही होना चाहिए। सो हो गया। पीपल यूज टू ब्रिंग फूड कर्ड फिश टू द डाइटी, तो जो लोग थे वो देवी देवताओं को अन्न दही मछली लाते थे। तो जो जो तो सिंपल है, चढ़ावा तो चढ़ेगा मंदिर में, तो ये याद रख ले, आप एग्जाम में लिख देंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अन्न दही और मछली लोग जो है, जो डाइटीज है यानी जो देवी देवता है, उन्हें चढ़ावा के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो अब हम देखेंगे, द गॉड वॉज theoretically believed to be the lord of fields, fisheries and livestock of the local people. तो जो आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशु साधन का स्वामी माना जाता था। सो लोग भगवान को क्यों अपने खेतों और पशुओं का स्वामी मानते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये सब भगवान की ही देन है, इसलिए वही इन सब के स्वामी है। So during the time of processing of converting the produced into finished goods like oil extraction, grain grinding, spinning and weaving of woolen cloth, etc. was done in the temples. तो जब समय आ जाता था, जब जो भी उत्पादित जो वस्तु मिल जाती थी, उससे
जो कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे हमने भेड़ का बाल निकाल लिया तो अब उससे हम ऊन बनाएंगे, तो जो ये सब काम होता था जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और उन्हीं कपड़ों को बुनना, ये सब लोग मंदिर में करते थे क्योंकि उनका मानना था कि भगवान ही इन सभी के स्वामी है। ये याद रख ले, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तु में बदलने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिर में ही किया जाता था। ये सब पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पक्का नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब पॉइंट भूले ना, याद कर लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं, सिटीज, शहरों के बारे में हम देखेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू हजार्ड्स, समटाइम देयर वॉज फ्लड और वाटर करेंट्स चेंज डायरेक्शन। सो प्राकृतिक उर्वरकता के बावजूद कृषि में खतरे अधीन थे। तो प्राकृतिक उर्वरता, वहां पे नेचुरल फर्टिलिटी क्यों थी ये आपको पता है, क्योंकि जो नदी थी, जो यूफ्रेट्स नदी यानी फरात नदी, जो अपने साथ जो क्या कहते हैं फाइन सिल्ट लाती थी, जो मिट्टी, वो उपजाऊ मिट्टी लाती थी, उसकी वजह से खेती तो आसान था लेकिन खेती में खतरा बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वहां पर कभी कभी बाढ़ आ जाता था या कभी कभी नदी के पानी का जो है करंट यानी जो धाराएं का अपना मुख बदल लेती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो होता है ना गर्मी, और जब हवा का रुख बदल जाता है तो उसकी वजह से करंट में भी धाराएं भी अपनी दिशा बदल लेती है, तो इसलिए खेती में खतरा था। और अब देखेंगे, इन द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सॉ रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड एंड वाटर। सो प्राचीन मेसोपोटामिया में शहरों में पानी से संबंधित संघर्ष बहुत थे। संघर्ष इसलिए थे क्योंकि जो नदी का पानी ऊपर से बहकर जाता था, उससे लोग, जो ऊपर के लोग थे वो अपने तरफ, जैसे ये पानी है बह के जा रहा है, तो जो ऊपर के लोग थे वो उसे अपने तरफ मोड़ लेते थे, इस पानी को खेती करने के लिए या अपने जानवरों को देने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए लोग अपने तरफ मोड़ लेते थे। तो जो नीचे के लोग थे उन्हें पानी नहीं मिल पाता था या बहुत ही कम पानी मिलता था, तो उन्हें सूखा वगैरह ये सब उन्हें परेशानी हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था उनके यहाँ। तो इन्हीं सब को लेकर काफी ज्यादा झगड़े, अब अगर कोई ऐसा करेगा तो अब नॉर्मल सी बात है, नीचे के लोग तो लड़ाई करेंगे कि हमें भी पानी दो, तुम ही सारा पानी क्यों चुरा रहे हो। इसलिए काफी ज्यादा पानी को लेकर संघर्ष था, लोग काफी ज्यादा लड़ाई करते थे। So when there was continuous warfare in the region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot and could take the defeated group to employ their guards or servants. So जब लड़ाई होती थी वहां पे, तो जो भी जो सरदार जो युद्ध में जो सफल रहते थे, जो जीत जाते थे, तो वो जो गांव के लोग थे वो उनका सामान लूट लेते थे। ये सही बात तो नहीं है लेकिन उस समय चलता था। तो लोग वहां का सामान, उस गांव का सामान लूट लेते थे और लूट को बांटकर वो खुश रहते थे। और जो भी लोग, जो जैसे अगर मान लीजिए ऊपर के लोग और नीचे के लोगों में लड़ाई हुई और अगर ऊपर के लोग जीत गए तो वो नीचे के लोगों का जितना भी धन और दौलत या पशु, उस समय तो ज्यादा तो लोग पशु ही रखते थे, वो सब लोग चुरा लेते थे या समझ लीजिए जीत में अपने इनाम के तौर पर ले जाते थे। और नीचे वाले कुछ लोगों को भी वो ले जाते थे, मतलब जो हट्टे कट्टे लोग थे उन्हें अपना गुलाम या अपना वो बॉडी गार्ड बनाने के लिए सेवक के रूप में वो लोग ले जाते थे। वैसा इसलिए करते थे ताकि उनका प्रभाव बना रहे। अब अगर कोई ऐसा होगा कि यार इस गांव के लोग तो बहुत खतरनाक है, लोगों को लूट लेते हैं और बंदी बना लेते हैं, तो इनसे कोई जल्दी उलझेगा नहीं, तो इसलिए ये सब लोग अपना एक प्रभाव, लोगों को प्रभाव पढ़ाने के लिए ऐसा काम करते थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालने का। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे लाइफ इन द सिटी, शहर में जीवन। इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वाज नॉर्म। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार आदर्श था। तो जो एकल परिवार था उसे आदर्श माना जाता था। तो एकल परिवार होता वो है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहे, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें चाचा चाची है, मामा मामी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे हों तो उसे एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। सो अब आगे देखते हैं। अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन डिसाइडेड विथ हिज पेरेंट्स, द फादर वाज हेड ऑफ द फैमिली। सो जो विवाहित पुत्र था, मतलब जिस बेटे की तुरंत शादी हुई है या उसकी शादी हुई है, तो वो अक्सर अपने परिवार के साथ रहता था, जैसा कि आज भी है।
हमारे समाज में, तो वो अपने माता पिता के साथ रहता था और जो पिता थे वो परिवार के मुखिया थे। ठीक? तो हम जो मेसोपोटामिया में शादी के बारे में तो हम कम ही जानते, क्योंकि खोजकर्ताओं को भी ज्यादा सबूत नहीं मिले और ज्यादा लिखा हुआ भी नहीं था इन सब के बारे में। तो उन्हें जो भी कुछ पता चला तो वो कुछ ऐसे है कि एक जो है शादी की इच्छा है, जैसे लड़की की इच्छा है या लड़के की इच्छा है, तो उसके बारे में एक घोषणा कर दी जाती थी कि हाँ भाई इससे शादी करनी है, ये शादी करने के लिए तैयार है। और फिर जो दुल्हन के जो माता पिता हैं वो परमिशन दे देते थे कि हाँ आप मेरी बेटी से शादी करा सकते हैं। और फिर दूल्हे के घर से दुल्हन के घर पर एक उपहार यानी प्रेजेंट भेजा जाता था कि हमें भी मंजूर है आपकी बेटी। और फिर शादी हो जाती थी, रस्में लोग कर लेते थे मंदिरों में ही, शादी तो उस समय भी मंदिरों में ही होती थी। और फिर दोनों पक्ष एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, और फिर लड़की को उसके जो है कि पिता के जितना भी जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा मिल जाता था लड़की को, और लड़की को भी मिल जाता था। और फिर लोग वहां पर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे और खुद भी जश्न मनाते थे, खाना पीना खाते थे। तो यहाँ तक सिटी लाइफ खत्म है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, आप बुक रीड कर सकते हैं एक बार, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं, घुमा फिरा के इतनी ही बातें दी हुई हैं। लेकिन बुक जरूर रीड कर ले, बुक रीड करने से चीजें ज्यादा दिमाग में रहती हैं। तो अब हम देखेंगे उर के बारे में। उर के बारे में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एग्जाम्स में आ जाता है कभी कभी। सो उर वॉज अ टाउन हुज ऑर्डिनरी हाउसेस वेर सिस्टमैटिकली एक्सकेवेटेड इन 1930s। जो उर शहर है उसकी खोज 1930 के दशक में की गई। मतलब अच्छे से उसकी सिस्टमैटिक रूप से, व्यवस्थित रूप से उसकी खुदाई 1930 के दशक में हुई उर शहर की। There were narrow streets which indicated that no cart were able to go, so people used donkey to carry goods. तो जो उर में जो गलियां थी वो काफी पतली थी, और मतलब होता है ना कि वो उनकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं थी, काफी काफी ऊपर खापर टाइप के थे, ऐसे ऐसे थे। तो उस पर तो देखकर पता ही चलता था कि उस पर कोई भी गाड़ी या कुछ भी हम ले नहीं जा सकते, वहां पे सिर्फ जानवर ही जा सकते हैं। तो अनुमान तो यही लगाया गया कि उस समय गधों को इस्तेमाल किया जाता था सामान ढोने के लिए। गधों को इसलिए क्योंकि वो ज्यादा सामान ढो पाते हैं, इतना तो सभी को पता है। तो उस समय गधे इस्तेमाल किए जाते थे ऊपर और नीचे सामान ले जाने के लिए। There were drains and pipes unlike मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो में पाइप्स और जो नालियां नहीं थी, लेकिन उर शहर में नालियां और पाइप बनाए गए थे। और यहाँ तक कि नहीं, वहां के जो शहर की जो छत थे उन्हें ऐसे ढलान की तरह बनाया गया था, और जो भी ताकि जो बारिश का पानी हो वो घर के आंगन में गिरे, और वो बाहर के रास्तों पर न गिरे, क्योंकि अगर वो बाहर के रास्तों पर गिरेगा तो वहां पे दलदल जैसा हो जाएगा और लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। साथ में लोग जो अपने घरों का कूड़ा था वो जो रास्तों पर फेंकते थे, ताकि उनके जो रास्ते हैं वो ऊंचे हो। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग अपने शहर को काफी अच्छे रूप से विकसित कर रहे थे। उन्होंने वहाँ ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी के निकास का भी एक जो सिस्टम बना कर रखा था उनके लोगों ने। तो अब आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो उर में जो घर थे उनके बारे में काफी सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास घरों के बारे में बहुत सारे थे, जो कि हमें मिले हैं पट्टियों में लिखे हुए, टैबलेट्स में लिखे हुए। तो पहला ये था कि हाउसेस विथ रेज थ्रेशोल्ड ब्रिंग वेल्थ, यानी जिन घरों की दहलीज, दहलीज आप जानते हैं जो फ्रंट डोर की जो पास की जमीन अगर वो ऊंची है पूरे घर से, तो उस घर में धन दौलत बना रहेगा, उस घर में पैसा रहेगा। दूसरा, a front door that did not open toward another house was lucky, यानी कि जो घर है, अगर ये घर है और इसका जो मुख्य द्वार है फ्रंट डोर, अगर इसके सामने कोई और घर ना हो तो ये घर लकी है, लेकिन अगर कोई और घर हो तो ये घर अनलकी है। तो अब तीसरा ये देख लें, if the main wooden door of a house opened outward instead of inward, the wife would be torment to her husband। तो अगर ये जैसे लकड़ी का जो मेन दरवाजा है, तो इस दरवाजे का जो पल्ला होता है लकड़ी का, अगर अगर ये बाहर की अगर ये बाहर की तरफ खुले अंदर की बजाय, तो जो पत्नी होगी वो अपने पति के लिए पीड़ा होगी, ऐसा माना जाता था। और ये सारे अंधविश्वास थे उस समय के उर के घरों के बारे में। तो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। देयर वाज अ टाउन सिमेट्री एट उर इन विच ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड, यानी एक कब्रिस्तान मिला उर में
जहाँ शासकों तथा जनसाधारणों की समाधियां मिली, यानी वहां पर लोगों के ग्रेव्स मिले। तो लोग वहां पर कब्रिस्तान में दफन होते थे और बहुत सारे लोगों की समाधियां जो है घरों के आंगन में मिली है। तो ये माना गया कि कुछ लोगों की इच्छा होगी कि नहीं, मुझे अपने ही आंगन में दफन होना है, तो ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पर जितने भी मेन पॉइंट्स थे ये खत्म होते हैं। आप एक बार बुक को एज ए रेफरेंस पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया था। लेकिन आप बुक जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम देखेंगे मारी। मारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो देखेंगे द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिस्ड आफ्टर 2000 BC. Mari is situated much further upstream on the Euphrates rather than on the fertile southern plains. तो जो मारी जो शहर की जो राजधानी है वो 200 ईसा पूर्व के बाद फली फूली, और जो मारी है वो फरात नदी के बहुत ऊपर स्थित है, जहाँ पे उपजाऊ जो दक्षिण के भाग, जैसा कि मैप में मैंने बताया था कि ऐसे नदियां गई थी और यहाँ पे उपजाऊ भाग था। तो मारी यहाँ नहीं था, मारी इसके काफी ऊपर स्थित था। तो उपजाऊ भाग से वो मारी ऊपर स्थित था। Some communities in the kingdom of Mari had both farmer and pastoralist. Most of its territory was used for pasturing sheep and goats. Exchange of material was the norm between herders and farmers. तो मारी के कुछ समुदायों में किसान और चरवाहे दोनों थे। पैस्टोरलिस्ट यानी चरवाहे होते हैं। तो किसान चरवाहे दोनों थे और इसके अधिकांश क्षेत्र का उपयोग भेड़ और बकरी को चराने के लिए किया जाता था। ये बात तो साफ है, भेड़ बकरी के लिए यूज होता था, घास के मैदान थे इसलिए। और सामग्री का आदान प्रदान चरवाहों और किसानों के बीच आदर्श था, मतलब कि जो किसान है वो कुछ फसल उगाते थे और ये इधर से भेड़ों का दूध और मांस देते थे, तो जाहिर सी बात है वो लोग शेयर करते थे वहां पर। अब हम देखेंगे but the access or denial of water resources often led to conflicts between herders and farmer. तो जो पानी को लेकर, जो भी कि कौन पानी यूज कर सकता है कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसे लेकर चरवाहों और किसानों के बीच काफी संघर्ष था। Nomadic herders, nomadic communities of western desert often came to prosperous agricultural heartland. Some of them also worked as harvest labor or hired soldiers. जो पश्चिम के जो पश्चिम के रेगिस्तान से जो खाना बदोश समुदाय थे, यानी जो खाना ढूंढने के फिराक में इधर उधर घूमा करते थे, वो अक्सर जो होता है ना समृद्ध कृषि क्षेत्र, यानी जहाँ पर काफी अच्छे से कृषि हो रहा है, वो समृद्ध इलाकों में वो अक्सर जाते थे और वहां पर खेतों में या तो मजदूर के तौर पर या सैनिकों के रूप में वो वहां पर काम किया करते थे। Some of them became prosperous and settled down. तो जो ऐसे कुछ कम्युनिटी कुछ समुदाय थे वो काम करते करते वहां के निवासी बन गए और वहां पर रह गए। A few gained power to establish their own rule. और कुछ ने अपना शासन स्थापित करने की शक्ति प्राप्त की और कुछ लोग इतने शक्तिशाली हो गए कि वो उन्होंने अपना शासन ही स्थापित कर दिया। और अकादियंस, Amorites, Assyrian and Armenians were examples of such herders. तो ये नाम याद रख ले, एग्जाम्स में आ जाता है ये नाम कि ये क्या थे, या कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए हर्डर्स का। तो अक्कादियन, एमोरी, असीरियन और अरामी ऐसे चरवाहों के उदाहरण थे। ये नाम चारों नाम आप याद रख लीजिए इन चारों ट्राइब के। अब देखेंगे द किंग ऑफ मारी वेयर एमोरीज whose dress differed from that of original inhabitant. तो जो मारी के राजा एमोरी थे, एमोरी जो जनजाति के लोग थे, कम्युनिटी समुदाय के लोग थे वो थे, और उनकी जो पोशाक थी वो मूल निवासियों से भिन्न थी, अलग थी, और होनी भी चाहिए क्योंकि वो वहां के राजा थे, इसलिए उनकी पोशाक लोगों से अलग थी। उन्होंने न केवल मेसोपोटामिया में देवताओं का सम्मान किया बल्कि स्टेपी के देवता डैगन के लिए मारी में एक मंदिर बनाया। तो वो जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के जो गॉड्स थे, उनकी जो देवी देवता थे उनकी वो बहुत इज्जत करते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने मारी के जो डैगन है, गॉड ऑफ स्टेपी, स्टेपी यानी कि मैदान, आप स्टेपी भी लिख सकते हैं हिंदी में, वैसे मैदान से भी काम चल जाता है, स्टेपी भी आप लिख सकते हैं। सो जो स्टेपी यानी मैदान के देवता डैगन के लिए मारी में उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था।
The king of Mari used to be vigilant for any suspicious activity by the herders of various tribes. तो जो विभिन्न जनजातियों के चरवाहे द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए मारी के राजा सतर्क रहते थे। तो जो मारी के राजा थे वो सतर्क रहते थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो ट्राइब्स है यानी जनजातियां वहां पर आकर खेतों में काम करती थी और रहती थी। तो वो सतर्क इसलिए थे क्योंकि वो चिंतित थे काफी अपने राज्य के बारे में। और जो जो मिले हैं सबूत यानी जो टैबलेट्स में जो लिखा हुआ हमें बहुत जगह पे मिला है कि जो राजा है वो अपने पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, मतलब जो उनके जो राजपाट में जो मदद करते थे उनसे बातचीत में लिखा गया है कि कुछ लोग थे वो धुएं से सिग्नल दे रहे थे, आग से सिग्नल दे रहे थे, जो कि किसी दूसरे राजा को या किसी दूसरे किंगडम में भेजा जा रहा था। तो ऐसी बातचीत जो है वो खोजकर्ताओं को मिली है राजा और उनके पदाधिकारियों के बीच। तो इससे ये पता चलता है कि जो अमोरीज राजा थे मारी के वो काफी सतर्क थे अपने राज्य के बारे में। और अब देखते हैं मारी वॉज लोकेटेड बिटवीन मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की सीरिया लेबनान, अ प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड थ्रू वाटर। तो जो मारी था वो तुर्की सीरिया और लेबनान की खनिज समृद्ध ऊपरी इलाकों के बीच स्थित था, पानी के माध्यम से व्यापार के लिए एक प्रमुख स्थान था। तो जो मारी था जो सीरिया तुर्की और लेबनान इनके बीचों बीच स्थित था। तो यानी कि जैसे कि ये हो गया जगह नहीं, ये है तुर्की, ये है सीरिया और ये है लेबनान और यहाँ पे था मारी। और ये जैसे कि हम जानते हैं कि पानी के जरिए ही ट्रेडिंग होता था। तो जैसे जो भी सामान रांगा तांबा और शराब और खाना अनाज से लदे जो नाव थे वो पानी के जरिए तुर्की और सीरिया और लेबनान के लोग आपस में जो ट्रेड करते थे व्यापार करते थे तो वो मारी से होकर जाता था और मारी में लोग जो सामान ले जाते थे वो रुकते थे। तो जब वो मारी में आकर रुकते थे, मारी के पोर्ट बंदरगाह पे रुकते थे, तो मारी के राजा जाकर उन नावों पर चेकिंग करते थे, देखते थे कि सामान क्या क्या है। और एक नाव पे तकरीबन 300 शराब की बोतलें, या उस समय तो बोतलें थी नहीं, तो कुछ ऐसा जो होता है ना लकड़ी का बैरल उसमें लोग शराब ले जाते थे। तो वो 300 ऐसा कुछ हिसाब खोजकर्ताओं को मिला है जो लकड़ी की पट्टियों मिट्टी के पट्टियों पे लिखा हुआ मिला। तो वहां के वो 10% 10% जितना भी है उनसे ब्याज लेते थे उन सारे सामान का। तो इस वजह से जो मारी था वो अपने अ, वो काफी उसका सेना स्ट्रांग नहीं था, सेना के रूप में वो बहुत कमजोर था, लेकिन वो इतना फला फूला हुआ क्यों राज था क्योंकि वो ट्रेड सेंटर के बीच में था, वहां पर लोग कर्ज दे देकर जाते थे, इसलिए मारी समृद्ध था। वो अपने स्थिति के बदौलत समृद्ध था और वो जो इलाके थे और वो कर्ज ले लेकर वो जगह काफी समृद्ध था। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे बढ़ने से पहले एक एक क्वेश्चन आया था जो कि मुझे याद है कि यह था कि मारी क्यों क्यों इतना सफल राज्य था। तो वो इतना सफल राज्य तो मैंने अभी जैसे बताया क्योंकि लोग उन्हें कर्ज देते थे। हालांकि वहां पे जो सेना थी वो कमजोर थी, वो किसी और राजा द्वारा नीचे गिराई जा सकती थी, लेकिन पैसे धन दौलत के बदौलत मारी बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य था, लोग उसे कर देते थे। और वो वर्ल्ड ट्रेड जो रूट है यानी जो यूफ्रेट्स नदी है उसी के वो बीचों बीच था, इसलिए मारी ज्यादा से ज्यादा समृद्ध है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहर। Mesopotamian valued city life. After cities were destroyed in war, they recall them in poetry. Such an example can be found at the end of Gilgamesh epic. It was written on 12 tablets. तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो शहरी जीवन को काफी महत्व देते थे। और जितने भी शहर, युद्ध तो हर समय से होते ही आ रहा है, तो जो युद्ध में जो शहर जो नष्ट हो जाते थे उन्हें वो कविता में याद रखते थे, याद किया करते थे। और ऐसा जो है कि जो गिलगमेश महाकाव्य यानी जो गिलगमेश एपिक है उसके अंत में हमें पाया गया है कि लोग शहरों को उस समय याद किया करते थे। और जो गिलगमेश महाकाव्य यानी जो गिलगमेश एपिक है ये 12 पट्टियों पर लिखा गया है, 12 टैबलेट्स। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि कितने टैबलेट्स में लिखा गया है, तो 12 पट्टियों में लिखा गया है। अब देखते हैं गिलगमेश है कौन।
Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk sometime after Enmerkar. He was great hero. He got shocked when his heroic friend died. जो कहा जाता है कि जो गिलगमेश है वो इनमेरकर के कुछ समय बाद उसने उरुक शहर पर शासन किया था। वो इनमेरकर का दोस्त था और जब उसके दोस्त की मृत्यु हुई तो उसे काफी झटका लगा सुनकर गिलगमेश को कि ये मेरे फ्रेंड को क्या हो गया। और गिलगमेश को महान नायक कहा गया है, ग्रेट हीरो कहा गया है। और he set out to find secret of immortality. He crossed the water that surround the world. After heroic attempt, Gilgamesh failed and returned to Uruk. तो वो अमरता के रहस्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। गिलगमेश का मोटो था अमरता के रहस्य को ढूंढना। उसने दुनिया की सैर की, यहाँ पर दुनिया को घेरने वाले पानी को पार किया, मतलब उसने काफी सारे ओशंस को, समुद्रों को पार किया, लेकिन काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद वो असफल रहा। गिलगमेश को सफलता नहीं मिली और वो उरुक वापस से लौट आया। In order to console himself, he walked along the city, walked back and forth. While doing so, he takes consolation by admiring the people who helped in building the great city. He does not talk about his son nor about his family. तो जो अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि उसे सफलता नहीं मिली, वो सांत्वना देने के लिए वो शहर की सैर पर चल गया। वो शहर में घूमता रहा और वो ऐसा करते समय उसने लोगों की प्रशंसा करके सांत्वना ली। मतलब उसने जिन लोगों ने मिलकर इस शहर को बनाया था उन लोगों की प्रशंसा की गिलगमेश ने, और ऐसा कर कर गिलगमेश को सांत्वना मिली। उसने न तो अपने बेटों के बारे में बात की और न ही अपने परिवार के बारे में कुछ कहा, बस उसने उन लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने मिलकर इस शहर को बनाया था। तो इससे हम जान सकते हैं कि उसे एक हीरोइक लीडर क्यों कहा गया, महान नायक क्यों कहा गया, क्योंकि गिलगमेश को अपने शहर को बनाने वालों पर ज्यादा गर्व था, ना कि अपने बेटों पर और ना कि अपने परिवार पे। हम आगे हैं लास्ट टॉपिक पे बुक के, द लेगेसी ऑफ राइटिंग, लेखन कला की देन। तो इसमें हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया से हमें क्या क्या मिला है, मेसोपोटामिया के कल्चर से, ट्रेडिशन से हमने क्या क्या अपनाया है मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन और कल्चर से। सो द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज परहैप्स इट्स स्कॉलरी ट्रेडिशन एंड टाइम रेकॉर्डिंग ऑफ मैथमेटिक्स। सो दुनिया के लिए मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है समय की गणना, जिसे काल गणना भी कहते हैं, और गणित। ये दो चीजें जो है हमें मेसोपोटामिया से, आप समझ लीजिए, दान के रूप में मिली है, जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। Tablets with multiplication and division tables, squares and square root tables, and tables of compound interest are found dating around 1800 BC। तो जो 1800 BC के लगभग में जो पट्टियां मिली हैं उसमें हमें गुणा और भाग की सारणी यानी टेबल्स मिले हैं, वर्गाकार और वर्गमूल की सारणी मिली है, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की भी हमें सारणी मिली है, जो कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास में लिखे गए थे। और जो आज की टाइम में हम यूज करते हैं कि एक साल में 12 महीने और एक महीने में 4 हफ्ते और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, ये सब मेसोपोटामिया की देन है। वहाँ के लोग उस समय से ही अ, ये जो आज हम यूज कर रहे हैं वो उस समय से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये जो समय का जो भी है, जो क्या होता है ना कि साल में कितने दिन है, वो उस समय से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं मेसोपोटामिया से। तो ये भी समझिए कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा विकसित थे, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो जो कि बहुत बड़ी देन उन्होंने हमें दी है, जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। So these times divisions were adopted by successor of Alexander. From there it was transmitted to the Roman world, then the world of Islam, and then to the medieval Europe. All this could possibly only because of ट्रेडिंग ऑफ राइटिंग। सो जो ये जो समय का विभाजन था कि समय कैसे बटा है, ये सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा भी अपनाया गया था। जो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर है उसने भी अपनाया, और वहां से वो रोमन दुनिया यानी जो रोमन एम्पायर था उससे में चला गया, फिर इस्लाम की दुनिया में चला गया, लोग इस्लाम में भी इस्तेमाल करने लगे, और फिर मध्यकालीन यूरोप में भी वो प्रेषित किया गया। और ये सब
सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि लोग उस समय तक जो ट्रेडिंग ऑफ राइटिंग यानी कि लेखन को जब लोग वो क्या कहते हैं, जब जो लोग लेखन का ट्रेडिंग करने लगे, जब लोग लिख लिख कर ट्रेडिंग, लिख लिख कर सौदा करने लगे, इसके वजह से ये सब आगे तक प्रेषित होते रहा। तो यहाँ तक हमने पूरा बुक कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार बुक पढ़ लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिले। मैंने वन शॉट सीरीज है जो कि शुरू की है और अब नेक्स्ट वीडियो आई थिंक पॉलिटिकल साइंस का होगा, या आप ही बता सकते हैं कि मुझे कौन सा वीडियो करना चाहिए। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस डालूं। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बुक्स जरूर आप पूरी रीडिंग कर लें, आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, बिना बुक रीडिंग किए आप एग्जाम्स मत देने जाए, एक बार जरूर बुक रीडिंग कर लें, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।